अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। ऑपोजिशन बार बार हुकूमत के खात्मे की तारीखें देती है, एहतजाजी तहरीकें चलाने का ऐलान भी करती है, मगर ऑपोजिशन जमातों के अपने अंदर एतमाद का वाज़ेह फुक़दान नजर आ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ऑपोजिशन जमातों की आज़ादी मार्च में भरपूर शिरकत न करने पर नाराज हैं, शिकवे शिकायतें कर रहे हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरियम नवाज की खामोशी और शहबाज शरीफ की तवील अरसे से लंदन में क़याम से मुताल्लिक इस उम्मीद का इजहार किया है कि ये किसी डील का नतीजा नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन जमातों के किरदार पर एतराज़ उठाते हुए आज़ादी मार्च में अपोजिशन की भरपूर अंदाज में शिरकत न करने पर तनकीद की और कहा कि आज़ादी मार्च में उनका किरदार अलामती था। मुझे मालूम है सियासी जमातों को हमने इकट्ठे रखा, मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया किसी पार्टी पे। हर सियासी जमात और उनके लोगों ने खुद कहा है कि हमने फजलुर रहमान का साथ नहीं दिया। मेरी मौजूदगी में एक बड़ी पार्टी के सरबराह ने कहा कि अगर कोई समझता है कि इस्लामाबाद में जमा होने वाले ये लोग तमाम पार्टियों के लोग हैं, ये झूठ कहता है। हम तो सिर्फ अलामती शिरकत कर रहे हैं। अभी एक वोट का मसला आया तो उसमें इमरान खान को वोट देना है, इससे तो अपना मौक़िफ़ दफन करने वाली बात हो गई। अब जब हमारे सियासतदान इस्तिकामत का मुजाहरा नहीं करेंगे तो फिर अगर नताइज फ़ौरन या जल्दी हासिल नहीं होते तो फिर जिम्मेदार हम हैं या जिम्मेदार ये लोग। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से ज़्यादा खुद अपोजिशन जमातों पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च से मुताल्लिक डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मौलाना के धरने के दौरान भी एतराज़ किया था कि हम जमहूरी तरीक़े को मानते हैं और किसी किस्म के मुआहदे का ना हिस्सा थे और ना हो सकते हैं। हम धरना के दौरान भी इस बात पे एतराज़ करते थे कि हम जमहूरी तरीके मानते हैं और हम किसी इस किस्म के मुआहदे के ना हिस्सा थे ना हिस्सा हो सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान आज़ादी मार्च में साथ न देने पर अपोजिशन जमातों पर तनकीद कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना ही किसी और सिलेक्टेड को कबूल करेंगे। मौलाना के इस धरने से नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत को फ़ायदा पहुंचा, ये तासुर आम है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी बाकायदा तौर पर रिहा होते नजर आए ज़मानत पर, फिर रिहाई के बाद खामोश भी रहे, अब तक हैं। इन दोनों रहनुमाओं की तरफ से ना तो अपोजिशन के एतराज़ात के जवाब दिए जा रहे हैं और ना ही हुकूमत के इल्ज़ामात पर रद्द अमल आ रहा है। हालांकि 13 फरवरी को वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने हम न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में नवाज शरीफ की मौजूदा हालत का जिम्मेदार मरियम नवाज को करार दिया था और कहा था कि पनामा लीक्स उस वक्त शुरू हुआ जब डॉन लीक्स की बातें हुई। शेख रशीद ने मरियम नवाज को नवाज शरीफ के हालात का जिम्मेदार करार दिया और इसकी वजह डॉन लीक्स को करार दिया, जिससे पनामा में मामलात आगे बढ़े बकौल उनके। हालांकि तहरीक इंसाफ ने करप्शन को नवाज शरीफ की नाअहली की वजह करार दिया, उसी पर बयानिया बनाया। अब शेख रशीद कुछ और बात कर रहे हैं, मगर इतने बड़े बयान पर भी शहबाज शरीफ खामोश हैं, मरियम नवाज भी खामोश हैं। हालांकि मरियम नवाज वाज़ेह कर चुकी हैं कि डॉन लीक्स तो इशू था ही नहीं। ये बात उन्होंने 16 सितंबर 2017 को जी न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में तलुस इंसाफ से बात करते हुए कही। मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक उस सच्चाई को सामने लाना चाहिए था, और अगर तलत साहब ये बात हम समझें तो शायद मियाँ नवाज शरीफ बहुत सारे ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ कर गए अपने 4.5 साल में जो उनको मेरी नज़र में नहीं करने चाहिए थे। उसकी वजह यह है कि उन्होंने इस दफ़ा ये सोचा कि मुल्क की तरक्की को ब्रेक ना लगे। लेकिन आपके ख्याल में ये इशू नहीं था? डॉन लीक्स कोई इशू था ही नहीं। और तलत साहब, एक मेरे पे इल्ज़ाम लगा, मुझे पता है मेरे पे क्यों इल्ज़ाम लगा, मगर अकल की बात है, एक अकल रखने वाला शख्स ये बात मानेगा कि मैं कभी आज तक किसी सिक्योरिटी मीटिंग में नहीं बैठी, इसलिए कि मेरा काम नहीं है वहाँ, मेरी कोई ऐसी ज़िम्मेदारी नहीं है कि मैं सिक्योरिटी के किसी भी इजलास में बैठूँ। मैं वहाँ नहीं थी, फिर मेरे पे ये इल्ज़ाम क्यों लगा? बैक टू डॉन लीक्स कोई इशू नहीं था। डॉन लीक्स एक हरबा था, एक प्रेशराइज़ करने का तरीका था प्राइम मिनिस्टर को, और उस पर उन्होंने मुझे इसलिए शामिल कर लिया कि उनको लगा कि मैं उनके किसी मामले की तकमील में रुकावट का बायस मैं बनी हूँ।
पहले जब सिर्फ डॉन लीक्स का इल्ज़ाम लगा तो मरियम नवाज ने खुलकर इसका जवाब दिया, मगर अब जब इल्ज़ाम ये लग रहा है कि डॉन लीक्स की वजह से पनामा का मामला आगे बढ़ा तो खामोशी है। और ये जो खामोशी है इस पर अपोजिशन के साथ साथ खुद हुकूमत के अंदर से अब आवाज़ें आ रही हैं। हुकूमत परेशान हो रही है कि इस खामोशी की वजह क्या है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने मौजूदा हालात में खामोशी को ख़तरनाक करार दिया। इनकी खामोशी ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर ये बोलते रहें तो इनका पता लगता रहता है। ये जब खामोश रहते हैं तो इनका खामोश रहना ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि अपने लिए ये रायतें ढूंढते हैं और ये अपने लिए गुंजाइशें ढूंढते हैं, अपने लिए ज़मानतें। इनका टोटल मुतालबा क्या कि मरियम को लंदन भेजो। ये क्या मामला है कि ऐसी खामोशी जिस पर बिलावल इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि उम्मीद करते हैं किसी डील का, एनआरओ का नतीजा नहीं होगा। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि इनकी खामोशी खतरनाक है। हर तरफ इस हवाले से मामलात हैं। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब अब तो हुकूमत खुद परेशान हो रही है कि पता नहीं क्यों खामोश है। ऑपोजिशन रहनुमा कह रहे हैं उम्मीद करते हैं कोई डील नहीं है। ये कैसी खामोशी है कि इतने बड़े बड़े बयानात आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी उस तरीके से बात नहीं कर रहे, मरियम नवाज तो मुकम्मल खामोश हैं। क्या वाकई कोई डील, कोई एनआरओ, कोई ऐसी बातें हो रही हैं? नहीं शाहजेब, ये सारे मामला जो हैं वो सारी दुनिया के सामने हैं और जो कुछ हुआ है वो भी सामने है। तो ऐसी बात करने वाला या ऐसा आदमी जो इन बातों को घुमा फिरा के करे तो उसे चाहिए ना कि वो फिर थोड़ी सी वजाहत के साथ बात करे। अब शेख रशीद साहब की बात आपने जो ऑन एयर की है तो वो बताएं ना कि मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो जो कार्रवाई शुरू हुई, अगर वो डॉन लीक से शुरू हुई थी तो फिर किसने शुरू की वो, और फिर उसकी बुनियाद क्या ये डॉन लीक्स थी या कि फिर वो जो आज तक ढंढोरा पीटा जाता रहा है कि जी करप्शन है, करप्शन है, करप्शन है। तो ये चीजें जो हैं ये तो राना साहब जितनी हिम्मत सपोर्ट करती है, जितनी हिम्मत और जितनी बात शेख रशीद अहमद साहब ने कर दी है, जो आज तक कहा है, जितनी हिम्मत और जितनी बात शेख रशीद अहमद साहब ने कर दी है, आप उससे भी ज्यादा की तवक्को किए हुए हैं। इतनी बात भी कोई नहीं करता। आगे की बात आप मरियम नवाज साहब से कहें वो कर दें, उनका ट्विटर खामोशी शेख रशीद साहब नहीं करनी है। नहीं शाहजे, बात ये है कि वो उन्होंने जितनी बात की है तो उससे मियां नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की तो तायद होती है। मियां नवाज शरीफ ने भी यही कहा ना कि ये जो केसेस है ये टोटली गलत है, इनके पीछे जो है वो बात और है। और डॉन लीक्स क्या थी? कोई किसी दिन बैठे और बैठ के इस बात का एनालिसिस तो करे कि डॉन लीग थी क्या। डॉन लीग वही बातें थी जो आज जिनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये वही बातें हैं जिन कलदम तंजीमों के ख़िलाफ़ अब एक्शन किया गया है और उसके बाद उनके सरबराहों को या उन लोगों को पकड़ा गया है, उनको बाकायदा चलान किया गया है, उनके ख़िलाफ़ केसेस चले, उनको सज़ा दी गई है। हाफिज़ सईद को जो है वो बाकायदा जो है वो ट्रायल कोर्ट ने सज़ा दी है। इससे बढ़ के और डॉन लीग क्या थी? तो अगर मियां नवाज शरीफ ने आज से 3 साल 4 साल पहले ये कहा था कि भाई ये चीज़ें जो हैं इनको दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर रही, दुनिया हमारे बयानिए के साथ मुत्फिक नहीं हो रही और हमें ये इकदामात जो हैं ये करने चाहिए, तो इस चीज़ को ही डॉन लीग बनाया गया ना। और डॉन लीग इसमें क्या थी? तो अगर ये मियां नवाज शरीफ ने कहा था तो उसने इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री और इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन कहा था। जो बात नहीं समझ में आ रही तो इज्जत से करते, आज शायद किया गया है लेकिन इज्जत से नहीं किया गया। राना साहब जो बात नहीं समझ में आ रही वो ये कि शेख रशीद साहब इतना बड़ा बयान दें, शहबाज शरीफ साहब अपने भाई के डिफेंस में भी एक ट्वीट नहीं कर सकते कि देखें मेरे भाई को सुरखरू कर दिया शेख रशीद ने बयान दे के कि असल में पनामा करप्शन का नहीं मामला था, असल में मामला क्या था। ये अपने भाई का भी डिफेंस में कोई बात शहबाज शरीफ साहब नहीं कर रहे। कोई इतने बुरे हालात हैं या कोई डील का ऐसा मामला है कि ये बात भी नहीं कर सकते? नहीं, इतने बुरे हालात नहीं हैं। दरअसल मेरा ख्याल है कि शेख रशीद उनकी नज़र में इतना बुरा है कि ये बात करके वो इसको एलिवेट नहीं करना चाहते। बाकी इस बात को कोई शेख रशीद की बात से भी ठीक है, कोई समझा होगा या समझा जा सकता है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे जो है वो इंदिए हैं, इसकी और भी बहुत सारी जो है वो तफसीलात हैं कि मियां नवाज शरीफ को बेकसूर और बेगुनाह को जो है वो सजा दी गई और ये सारा जो मामला उनके अब वो जो मगर जो वीडियो है, मगर उस वीडियो का एक हिस्सा जो है वो किया गया है ऑन एयर, एक हिस्सा नहीं किया गया। उसमें वो साहब कह रहे हैं कि जी किन किन लोगों ने मुझे मजबूर किया और मैंने सजा दी है, मेरा ज़मीर मुझको मलामत कर रहा है। मगर राना साहब इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो हुकूमत तो तशवीश का इजहार कर रही है कि खतरनाक है खामोशी,
इस वक्त आप लोग कम से कम पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान ही को नहीं एतमाद में ले पा रहे हैं। हालांकि जब वो आए थे कंटेनर पर तो आप लोग पूरी तरह साथ नहीं दिया, अलामती दिया, जिसका वो शिकायत कर रहे हैं। उस वक्त वो ये बात नहीं किया करते थे। तो इसका मतलब कोई डील है, कोई ऐसा मामला है, या ये क्या वजह है कि आप लोग खुलकर आ नहीं रहे हैं हुकूमत के हवाले से, हालांकि आप तनकीद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं? देखिए, अब इसमें मैं ज़्यादा तफसील में तो आपके पास टाइम कंस्ट्रेन है, मैं ज़्यादा नहीं जा सकूँगा। देखिए, मामला ये है कि जब मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन के फ़ौरन बाद ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हमें पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और हमें बाहर रह के जो है वो इस धांधली ज़दा इलेक्शन और इस सिलेक्शन का जो प्रोसीजर रहा है इसको अपोज़ करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने, आप उन दिनों को ज़रा थोड़ा सा यानी जो है वो उनके ऊपर फोकस करें, मुस्लिम लीग ने खामोशी इख्तियार की और मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि अगर पीपल्स पार्टी भी इस बात पर मुत्तफिक हो जाए तो ये ऑप्शन बुरा नहीं है। ये जुल्म हुआ है, ये ज़्यादती हुई है इस मुल्क के साथ कि इलेक्शन में जो जिस तरह से जो है वो सिलेक्शन की गई है और जिस तरह से इलेक्शन जो है वो कंडक्ट हुआ है और जिस तरह से मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो मुस्लिम लीग नून को रोका गया, सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जो है वो हथकंडे इस्तेमाल हुए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने बड़ा ही वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि जी नो, हम सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, हम सिस्टम का हिस्सा बन के सिस्टम के अंदर रह के जो है वो हम जदोजहद करेंगे। अब ऐसी सूरत में फिर मुस्लिम लीग नून के लिए जो है ये ऑप्शन जो है वो नामुमकिन या मुश्किल हो गया और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहा गया कि जी आप भी जो है वो साथ आएँ और सिस्टम में रह के जो है वो इसको अपोज़ करते हैं। अब आ जाएँ आप धरने के ऊपर। धरने के ऊपर पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब का गिला जायज़ है। हम बिल्कुल उनके साथ उनकी जो उनका गिला है, उनका जो गुस्सा है उसको बर्दाश्त करके भी हम उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे। जहाँ कहीं वो बहुत ज़्यादा समझते हैं कि हमसे कोई गलती हुई है, हम उसकी माज़रत भी करेंगे। लेकिन क्या मौलाना फजलुर रहमान को ऐसे चाहिए था कि उन्होंने 31 अक्टूबर का ऐलान कर दिया, उसके बाद कहा कि जी ये अटल है, इससे ना आगे ना पीछे और बिल्कुल 31 को ही होगा? और अगर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि जी आप मेहरबानी करें थोड़ा सा इसको नवंबर दिसंबर तक ले जाए, उन्होंने कहा जी नो। उन्होंने यकतरफा तौर पे ऐलान किया। पीपल्स पार्टी और पीएमएल को एतमाद में लिए बगैर मगर उसके बाद भी उसके ऊपर वो डटे रहे। मगर उसके बाद आ जाए, मगर उसके बाद भी आप लोग कंटेनर पर, एपीसी की मीटिंग का हिस्सा था, मगर उसके बाद भी आप लोग कंटेनर पर गए, मगर आपने कारकुनों के साथ नहीं उसमें शिरकत की। मगर एक इसमें मैं सिर्फ दो मुझे ऑप्शन बताया ना राना साहब, है क्या? या तो यह है कि अगर डील नहीं है, जो आप कह रहे हैं कि कोई डील नहीं है, तो क्या ये फिर तो अच्छी बात है, मेजोरिटी की सियासत है कि आप हुकूमत को नहीं सड़कों पर आकर गिराना चाहते, क्योंकि अगर ये हुकूमत गिरेगी तो वही कल्चर जो पाकिस्तान में चलता आया है कि पूरा टाइम नहीं दिया जाता, तो वो और उसके बाद जमहूरियत उसमें कमज़ोरी होती है, तो और अच्छी बात है। तो आप ये कह रहे हैं कि आप इस हुकूमत को टाइम देना चाहते हैं, तो नहीं गिराना चाहते, तो ये तो अच्छी बात है, ये बोल दीजिए अगर डील नहीं है तो। नहीं, देखें, उस वक्त जब ये शुरू की बात है, उस वक्त ये आर्गूमेंट था, यानी उस वक्त ये सिस्टम को बचाने के साथ साथ ये आर्गूमेंट भी था कि अभी जो है वो ये टाइम नहीं है कि हम जो है वो अभी से जो है इस मामले को जो है वो शुरू करें। इसमें एक टाइम लिमिट जो कि कम से कम साल पे हो या 6 माह पे हो, उस वक्त किसी का ख्याल था 6 माह, किसी का ख्याल था साल, कि कम से कम ये तो देखा जाए कि ये क्या करना चाहते हैं और जो इन्होंने लोगों के साथ जो झूठ बोले हैं, जो टॉल क्लेम्स किए हैं कि उनके ऊपर जो है वो ये पूरी तरह से एक्सपोज हों। अब उसके बाद आप आएँ कि जब धरने के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब अटल हो गए 31 अक्टूबर पे, ना उन्होंने मुस्लिम लीग नून की मानी, ना उन्होंने पीपल्स पार्टी की मानी। एपीसी की मीटिंग, मैं उस मीटिंग में मौजूद था, पीपल्स पार्टी ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जी हम धरने को जो है वो नहीं मानते, हम इसमें शामिल नहीं होंगे और धरना जो है वो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। और साथ ही ये भी कहा कि ये क्लेम कि इस तरह से हुकूमत को ख़त्म किया जाए, हुकूमत मुस्तफ़ी हो, इसको भी जो है वो हम जो है वो इंडोर्स नहीं करते। अब ऐसी सूरत में एक दरमियानी रास्ता जो है वो जो निकाला गया वो फिर यही था कि मौलाना फजलुर रहमान का
जो है वो साथ भी दिया जाए, लेकिन धरने का हिस्सा ना मगर सर देखिए, आपकी पार्टी के ऊपर जो सवाल उठा है और उसका मौलाना फजल रहमान को गिला हुआ। मगर पीपल्स पार्टी की जब बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी पोजीशन ले रहे हैं तो उन पर सवाल नहीं उठ रहा कि पता नहीं सीक्रेटली क्या कर रहे हैं। अगर वो पोजीशन लेते हैं कि हमने नहीं साथ देना, नहीं देते साथ। अगर वो पोजीशन लेते हैं कि हमने हुकूमत को सड़कों पर आना है तो वाज़ेह तौर पर पोजीशन लेते हैं किस तरह करना है। आपके ऊपर इस वक्त सवाल उठने लगा है कि आप लोग एग्जैक्टली चाहते क्या है। आप हुकूमत को गिराना चाहते हैं तो क्या पसे पर्दा गिराना चाहते हैं, ना कि सामने आके गिराना चाहते हैं, या फिर हुकूमत के साथ कोई डील कर रहे हैं जो माजी में गलतियां होती रही हैं उन्हीं को दोहरा रहे हैं, या हुकूमत को टाइम देना चाहते हैं। कोई एक वाज़ेह पोजीशन तो लीजिए ना। पीपल्स पार्टी पे कम से कम सवाल नहीं उठ रहे, कोई शक नहीं हो रहा, आप लोगों पे शक शुबा हो रहा है कि आप चाहते क्या है। नहीं देखिए शाहजेब, बात यह है कि यानी जो अमलन जो सूरत हाल है, जो प्रैक्टिकल सूरत हाल है, उसके ऊपर आना चाहिए ना। मामला ये है कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल मुतज़ाद हैं। जब आज़ादी मार्च हुआ, जब धरना हुआ, उस वक्त भी मुतज़ाद थे। PMLN जो है भाई इसमें एक तीसरा मौक़िफ़ इख्तियार कर ले तो फिर क्या जो है वो उसका जो है वो आउटपुट होगा। अगर यानी PMLN जो है वो अगर तीसरा मौक़िफ़ इख्तियार कर ले तो उसका फिर आउटपुट क्या होगा। PMLN की ये कोशिश रही है और PMLN की अब भी कोशिश ये है कि ये दोनों मौक़िफ़ जो हैं इनके दरमियान एक कंसेंसस के साथ एक ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए, और वो मौक़िफ़ जो है वो पूरी तरह से मौलाना फजल रहमान साहब का और पीपल्स पार्टी का, PMLN का मुश्तरका मौक़िफ़ हो, और उसमें जो भी जद्दोजहद का तरीक़ाकार जो है वो फाइनल हो, उस तरीक़ेकार के मुताबिक जो है वो जद्दोजहद की जाए। मगर वो कोई भी तरीका हो, वो आज़ादी मार्च हो, वो धरना हो, वो एहतजाज हो, जो भी हो। 6-8 महीने में कोई 6-8 महीने में आप लोगों का कोई तरीक़ाकार आया नहीं है सर। मुझे ये बताइए, आप ये क्या जेन्युइनली नहीं समझते कि गलतियाँ जो भी हुई हैं हुकूमत से, मगर जो भी इनका मैंडेट है ये तारीख़ में होता रहा है कि हुकूमत अगर ख़राब कारकर्दगी या जो भी इल्ज़ामात लगाकर जल्दी गिराई गई है तो बाद में वो शिकायत ही करती नजर आई है कि देखें हम सही रास्ते पर लेकर आ रहे थे चीज़ों को, या फिर हम चीज़ें ठीक कर देते, जमहूरियत का भी नुकसान हुआ है। तो आप लोग जेन्युइनली समझते हैं कि अभी डिलीवर करने का मजीद टाइम मिलना चाहिए। गलतियां हुई हैं, हो गई, मगर अभी भी मौका मिलना चाहिए नहीं। जेनुअली तो शाहजेब हम भी ये समझते हैं, पीपल्स पार्टी भी ये समझती है, JUIF भी ये समझती है, बाकी अपोजिशन जमातें भी ये समझती हैं, इस मुल्क के तमाम तबकात भी ये समझते हैं, ताजर ये समझते हैं, सनतकार ये समझते हैं, आम आदमी ये समझता है, और जो कारोबारी लोग हैं वो भी ये समझते हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं वो भी समझते हैं कि ये हुकूमत को, इस हुकूमत को अगर और टाइम दिया गया तो ये इस मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर चुकी है, ये इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे और इस मुल्क को उस जो है वो गड्ढे में गिराएंगे कि जहां से वापसी जो है वो नामुमकिन होगी। इसलिए अपोजिशन ये समझती है कि इस हुकूमत को मजीद वक्त नहीं दिया जाना चाहिए और मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जो है वो बढ़ना चाहिए। अब मिड टर्म इलेक्शन जो है वो आईनी बात है, बुरी बात है, उसमें कोई गैर आईनी बात नहीं है, इस तरह कोई बात नहीं है। ऑपोजिशन तो ये समझती है, उस मौक़िफ़ को हासिल करने के लिए ऑपोजिशन तो ये समझती है उसके ऊपर इत्तफाक होना चाहिए तीनों जमातों का, और वो इत्तफाक शहबाज शरीफ की वजह से नहीं हो पा रहा, क्योंकि शहबाज शरीफ ये सारे पर जो मंतकी अंजाम तक जिस मामले को पहुंचाना चाहते हैं वो अपने तरीके से पहुंचाना चाहते हैं, और उनका जो तरीका है वो कुछ और है, ऑपोजिशन का कुछ और है। इसलिए नहीं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल वही होगा जिसके ऊपर तीनों जमातों का बैठ के जो है वो इत्तफाक होगा। और इंशाअल्लाह ताला आपके इल्म में है कि इन दिनों मियाँ साहब की जो है वो हार्ट सर्जरी के मतलब जो है वो अरेंज हो रहा है, और अल्लाह करे कि वो कामयाब भी हो और वो सेहतमंद हो। तो उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, और वापस आने के बाद जो है वो सबसे पहला काम यही होगा कि दोनों बड़ी जमातों से बिलखसूस और बाकी जो अपोजिशन में जमातें हैं उनसे बिलामूम जो है वो बैठा जाएगा, और बैठ के उस तरीक़ाकार के ऊपर जो है वो इत्तफाक पैदा किया जाएगा। अब सिर्फ उस तरीक़ाकार के कि जी धरना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आज़ादी मार्च होना चाहिए, या कोई भी अमल होना चाहिए जो कि जमहूरी हो, जो कि सियासी हो, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हो, उसके ऊपर इत्तफाक की बात है। बाकी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये हुकूमत जो है ये इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है, और इनका हर आने वाला दिन जो है वो इस मुल्क को नुकसान पहुँचाएगा। बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, मगर क्या हकीकत में ऐसा ही है? अपोजिशन जमातों के दरमियान जो एतमाद का फुकदान है, इसकी असल में वजह क्या है? नून लीग जो कह रही है कि असल में कर भी वही रही है, या शहबाज शरीफ साहब कुछ और सोच रहे हैं और हुकूमत को क्या कोई खतरा है? बात करेंगे।
अपोजिशन में एतमाद नहीं है, साथ ही खुद हुकूमती वज़रा परेशान हैं कि इस वक्त शरीफ ख़ानदान खामोश क्यों है, मरीम नवाज़ खामोश क्यों हैं। ये बात ख़तरनाक हो सकती है। मामला आखिर क्या है? हमारे साथ वो सहाफ़ी मौजूद हैं जिनकी सियासी पेशगोइयाँ सही साबित हुई, सियासी तज्ज़िये सही साबित हुए, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद के मामलात में भी। सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वड़ाई साहब, खुद हुकूमत परेशान हो रही है कि खामोश क्यों है, ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। इस वक्त अपोजिशन में आपस में एतमाद नहीं है, हालांकि हुकूमत के ख़िलाफ़ ये मौक़िफ़ उनका ज़रूर है कि ये हुकूमत सही तरीके से मुल्क नहीं चला रही। आपके ख्याल में कोई डील है, क्या मामला है? देखिए शाहजेब साहब, एक बात तो तय है कि मियां नवाज शरीफ का बाहर जाना जो था वो सेहत तो थी उनकी ख़राब, लेकिन सेहत के अलावा भी उनको भेजने में बहुत सारी ताकतों का और बहुत सारे फैसलों का ज़रूर किरदार था। अब सवाल है कि उन्हें बाहर भेजना क्या इतनी ही डील थी या इससे आगे भी कोई डील है। अब मेरा ये ख्याल है कि इसकी मैंने बड़ी तहकीक की और बड़ा इस पे सोचा कि भाई ये ऐसे तो नहीं हो सकता कि सिर्फ बाहर जाने पे अपना स्टांस जो है वो नून ने छोड़ दिया हो, पीपल्स पार्टी जो है उसको क्या यकीन दहानी कराई गई होगी। लेकिन सच्ची बात यह है कि अभी तक कोई ऐसी कंक्लूसिव चीज़ नहीं मिली जिससे ये कह सकें कि इससे आगे के मंजरनामे पे भी कोई बात हुई है। लेकिन एक बात तय है शाहजेब साहब के ये जो 1-2 महीने जिसमें अपोजिशन बटी हुई है, खामोश है और हुकूमत जो है उसको थोड़ा सा रिलीफ है, मुझे यूँ लगता है कि सारे अपनी अपनी सफ़ों का जायज़ा ले रहे हैं। ये बात तय है कि 15 महीनों में या 16 महीनों में जैसी इमरान ख़ान ने वफाक में और सूबों में हुकूमत चलाई है, ऐसे तो नहीं चल सकती। या तो एक मेजर रिफॉर्म होगी गवर्नमेंट के अंदर, उसके लिए उन्हें या मजबूर किया जाएगा या वो खुद इस बात पे कायल होंगे। तो या तो रिफॉर्म करेंगे तब ये 5 साल पूरे होंगे, अगरचे हमारी दुआ है कि ये 5 साल हर सूरत पूरे करें, लेकिन मुल्क चलता हुआ नज़र नहीं आता। इसलिए कोई ना कोई होता है कि जो रियासत के कई जो है वो रुख होते हैं, कभी अपोजिशन बेकाबू हो जाती है, कभी अवाम बेकाबू हो जाते हैं, कभी कोई ना कोई अदारा नाराज़ हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये जो इतने सारे फैक्टर्स हैं, इनमें से कोई ना कोई चीज़ जो है वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि हर शख्स जो है वो गैर मुतमईन है मुआशी सूरत हाल पे, मुस्तकबिल के जो इकनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर, बेरोज़गारी के मुतल्लिक, गुर्बत के मुतल्लिक। तो जब तक आप एक झूठी उम्मीद भी लोगों को जो देते हैं उस पर भी लोग खामोश हो जाते हैं, लेकिन अब वो झूठी उम्मीद जो है वो भी दम तोड़ रही है। तो ये 2 महीने मेरा ख्याल है सफ़े दुरुस्त करने में, अपना अपना जायज़ा लेने में, और फिर उसके बाद इन 2 महीनों के अंदर ये फ़ैसला हो जाएगा कि या तो इस हुकूमत ने ठीक हो जाना है, तो या फिर इस हुकूमत जो है वो अपनी तेज़ी से ज़वाल की तरफ जाएगी। मतलब मगर आपको लगता है वज़ीर आज़म इमरान खान को इस बात का इदराक है? क्योंकि बार बार बयान उनका अलग आ जाता है। कभी कहते हैं मैं सारे माफियाओं से लड़ूंगा, फिर जब बात आती है कि जी माफिया तो आपकी पार्टी में है, वो सारे के सारे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मीडिया के खिलाफ बयान दे देते हैं, फिर मीडिया को भी माफिया कह देते हैं, फिर अचानक अपनी गलती मान लेते हैं कि हाँ जी गंदम का बहरान जो आया, जो चीनी का बहरान आया, वो हमारी हुकूमत की गलती है, हमें कंट्रोल करना चाहिए था, फिर अचानक बदल के मीडिया पर डाल देते हैं। तो उन्हें तसहीह करने का कि हाँ जी हमारी गलती है, मैंने ठीक करना है, इस बात का इदराक है, क्योंकि बार बार मौका बदल जाता है। मेरा ये ख्याल है कि मैं इमरान खान साहब को अकबर की मिसाल दूंगा कि वो भी कोई हुकूमत के मामलात को नहीं जानता था। जैसे खान साहब ने कभी गवर्नेंस नहीं की, कभी हुकूमत में नहीं रहे, लेकिन हमेशा ये होता है कि अपनी टीम जो है वो ऐसी रखी जाती है कि जिसको इन मामलात का तजर्बा हो और आपको वो एडवाइस करे। खान साहब की जितनी भी हमने तहकीक की है वो स्वाय बेगम साहबा के, जुल्फ़ी बुखारी के और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान के किसी की एडवाइस को बहुत संजीदा नहीं लेते। तो जब आप उनके पास बड़े बड़े अक्लमंद लोग मौजूद हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, जंगीर तरीन हैं, और बहुत से लोग हैं उनके पास जिन्होंने बड़ी जो तजर्बाकार रहे हैं, जिनका बड़ा तजर्बा है गवर्नेंस का, लेकिन सारे इररेलेवेंट हो चुके हैं।
इनमें से कोई भी खान साहब का ये दावा नहीं कर सकता कि खान साहब मेरी एडवाइस सुनते हैं या मेरी एडवाइस पे अमल करते हैं। ये सब आउट हो चुके हैं, चाहे वो गवर्नर सरवर साहब हों, चाहे चीफ मिनिस्टर साहब हमारे जो पंजाब के हैं, इनको तो खान साहब एडवाइस देते हैं, ये उनको एडवाइस देने का तो मेरा ख्याल है जुर्रत नहीं करते। तो ये इससे साफ पता चलता है कि अगर आप इतनी छोटी कैबिनेट रखेंगे जिससे मशवरा करते हैं किचन कैबिनेट से, तो फिर कहीं ना कहीं गलती होगी। दूसरा जो एक और बड़ा बहरान है, खान साहब जितने मैंने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इनका ख़राब देखा है लोगों से, इतना बड़ा कम लोगों का ख़राब होता है। कैबिनेट के वज़ीरों की खामियां उनको इस तरह बताते हैं कि जैसे वो उनका और उनका बहुत बड़ा फासला है, हालांकि वो उनके कुलीग्स हैं। इसी तरह हर एक को के ऊपर उनकी खामियों पे उनकी इतनी शदीद नज़र है कि वो ट्रस्ट ही डेवलप नहीं होता। लोग शिकायतें लगाते हैं, बनी गाला में जाके खान साहब के कानों तक उनकी जिनकी रसाई है, उससे एक गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं। तो एक जो टीम जॉइंट टीम होती है, कैबिनेट एक जॉइंट टीम होती है, सूबाई हुकूमत एक जॉइंट टीम होती है, वही नहीं बनी। और हर एक का रुख अपना अपना है। कोई अगर अच्छा काम हो रहा है तो वो कोई इंडिविजुअल तौर पर किसी एक महकमे में हो रहा होगा। एक जो कलेक्टिव गुड होती है या एक कलेक्टिव एफर्ट होती है, वो इस गवर्नेंस में बिल्कुल मिसिंग है। क्योंकि ज़रा आपके सियासी तज्ज़िये की अहमियत बहुत है। नून लीग के ज़माने में भी जब नून लीग बड़ी कॉन्फिडेंट थी, आप उस वक्त भी कह रहे थे कि पार्टीज ओवर, फिर हुआ किस तरीके से नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए, क्या मामलात हुए। मरकज़ी इलेक्शन का जो आपने नक्शा खींचा था सही साबित हुआ, पंजाब के इलेक्शन का नक्शा सही साबित हुआ। अब आपको लग रहा है कि आप क्योंकि 6 महीने 4 महीने देते आए थे, आप कह रहे हैं 2 महीने बहुत ज़्यादा अहम है, इन्हें अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं है, 2 महीने में गवर्नेंस बेहतर कर लें तो हुकूमत यहाँ से सर्वाइव कर सकती है, वरना इनकी अपनी परफॉर्मेंस अब इनके लिए ख़तरा है, अपोजिशन नहीं है। ये देखें, मैंने जैसे पहले अर्ज़ की शाहजेब साहब, देखें रियासत जो होती है ना, उसमें कई पहलू है ना। अब क्या पता होगा कि अगर महंगाई और बढ़ जाए तो लोगों के चूल्हे ठंडे हो जाएं तो कोई तहरीक चल जाए, मुझे नहीं पता क्या होगा। कल को फ़र्ज़ करें कोई नाराज़ ग्रुप पार्लिमान के अंदर पैदा हो जाए, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। डेवलपमेंट फंड्स अपने हलीफों को तो 20 अरब दे दिया इन्होंने काफ लीग से सुलह करते हुए, लेकिन बहुत से अपने जो एमपी हैं और आज़ाद एमपी हैं उनको कुछ नहीं मिला, तो वो ज़ाहिर है वो नाराज़ होंगे। और इसी तरह बेशुमार आपने देखा कोलिशन पार्टनर्स 1 मिनट में नाराज़ हो गए थे। फिर आप देखें कि शख्सियात जो हैं बड़ी बड़ी, उनका अलीम ख़ान यहाँ पंजाब में हैं, वो टोटली आउट हो चुके हैं। हालांकि सारा इलेक्शन उन्होंने लड़वाया, सारा ये जो मौजूदा तंजीम है इसके पीछे वो थे, उन्होंने अपने बड़े पैसे भी खर्चे, लेकिन टोटली साइड पे हैं। तो कभी ना कभी तो ये सारी नाराज़गियाँ जो होती हैं, इनका कोई ना कोई इजहार तो होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि ये सब डरे रहें, दबे रहें, कोई बोले ही ना कभी। सियासत में ऐसा ही होता है कि जब थोड़ा सा वक्फा आता है तो ये फिर सारे जो लोग जिनके अंदर नाराज़गियाँ, गुस्सा जमा हो रहा होता है, वो निकल आते हैं। इसीलिए तो हमेशा लोग कहते हैं कि आप बना के रखें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाएं। जितने आपके दुश्मन कम होंगे उतना आपका ख़तरा कम होगा। पीटीआई ने अपनी पार्टी के अंदर भी दुश्मन बना रखे हैं और बाहर तो उनके दुश्मन हैं ही जिनसे कोई सुलह करने को भी तैयार नहीं है। तो जितने दुश्मन ज़्यादा होंगे उतना ख़तरा बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया सीना साफ़ी, तज़ियाकार सुहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना इस हवाले से तज़िया दे रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मंजूर पश्तीन की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरा करने वाले 23 नौजवानों के खिलाफ मुकदमात ख़त्म हो गए और उनकी ज़मानत की तमाम दरख्वास्तें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में निपटा दी गईं। इन नौजवानों को इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा करने पर 28 जनवरी को हिरासत में लिया गया था और उन पर गद्दारी और दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए। उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थी और गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने मुजाहिरीन के खिलाफ बगावत के इल्ज़ामात शामिल करने का हुक्म देने वाले मजिस्ट्रेट से वजाहत तलब की थी। आज मुजाहिरीन की ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद अदालत में पेश हुए और अदालत को बताया कि मुजाहिरीन के खिलाफ तमाम इल्ज़ामात के तहत दर्ज किए गए मुकदमात वापस ले लिया गया है। इस बयान के बाद अदालत ने मुजाहिरीन की ज़मानत की दरख्वास्तें गैर मौसर करार देकर निपटा दी। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के अहम रिमार्क्स सामने आए। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि उम्मीद करते हैं कि हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर कदगन नहीं लगाएगी
और बुनियादी हकूक को मद्देनजर रखेगी। जो कुछ आज भारत में हो रहा है वो यहाँ नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने मुजाहिरीन को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आपको आइंदा पुरअमन एहतजाज से रोका जाए तो आप फिर अदालत आ सकते हैं। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत से कहा कि रियासत को गाली देना और नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ भी तहरीरी हुक्म में लिख दे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 25 अफराद के एहतजाज से किसी को कुछ नहीं होता, ना कोई इदारा और ना रियासत इतनी कमजोर है कि किसी के कहने पर उनको कुछ फर्क पड़ जाए। मुंतखब जमहूरी हुकूमत से हम तवक्को नहीं करते कि वो आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 2014 में पीटीआई ने भी दफ़ा 144 के खिलाफ पटिशंस दायर की थी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने खुद दफ़ा 144 को चैलेंज किया था। उम्मीद है कि वो हुकूक सलब नहीं करेंगे, जिसके बाद अदालत की जानिब से तमाम दरख्वास्तें निपटा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर जेर समाअत अफराद की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने के अहकामात जारी किए थे और आज तमाम मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमात ख़त्म कर दिए, जिसके बाद अवामी वर्कर्स पार्टी के रहनुमा अम्मार राशिद ने ट्वीट किया और उसमें लिखा कि रियासत ने FIR और तमाम इल्ज़ामात वापस ले लिए। हमारे साथ यकजहती के लिए खड़े होने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया। उम्मीद है कि उससे हमारे मुल्क में पुरअमन एहतजाज और इज़हार राय की आज़ादी को जुर्म करार देने के खिलाफ एक मिसाल कायम होगी। इस बात से इनकी सबसे ट्वीट किया गया। आज चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने भी वादे किया कि भारत की तरह पाकिस्तान में नहीं होने देंगे। वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि भारत में जिसने भी नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ, उनके रियासती इक़दाम के खिलाफ आवाज़ उठाई, वो आवाज़ खामोश करने की कोशिश की गई, चाहे वो सहाफ़ती आवाज़ हो या फिर इख्तिलाफ़ राय हो। और अब नज़र आ रहा है कि तलबा नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ निकले हैं, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन हो रहा है। जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी मार पिटाई हो रही है, उससे भारत बदनाम ही हो रहा है, उससे भारत का नुकसान ही हो रहा है। रियासत जब अपने शहरियों से ख़ुद को गैर महफूज महसूस करती है और फिर ऐसे इक़दाम करती है कि शहरी रियासत से ख़ुद को गैर महफूज समझना शुरू कर दें, तो वही होता है जो भारत में हो रहा है। और आज बड़ी अच्छी मिसाल और बड़े अच्छे रिमार्क्स चीफ जस्टिस अतर मिल्ला की तरफ से इस हवाले से सामने आए। प्रोग्राम में एक ब्रेक, उसके बाद में खबरों पर बात करें। एक अहम और मस्बत पेशरफ्त सामने आ रही है। ये बात अब वाज़े है कि पाकिस्तान का नाम अब FATF की ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएगा। पाकिस्तान या तो ग्रे लिस्ट में रहेगा और पाकिस्तान को मजीद 3 से 6 महीने का वक्त दिया जा सकता है, या फिर पाकिस्तान का नाम वाइट लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। FATF का इजलास, अहम इजलास पेरिस में हो रहा है और इस इजलास में दीगर बहुत से अहम मामलात के साथ साथ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से फैसला किया जाएगा। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में FATF ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल तो नहीं किया था, मगर पाकिस्तान को 4 महीने की मोहलत दी थी और खबरदार किया था कि अगर पाकिस्तान ने नुमाया पेशरफ्त ना दिखाई तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। साथ ही सख्त ज़बान भी इस्तेमाल की गई थी, मगर अब 4 महीने की मुद्दत मुकम्मल हो गई है और पाकिस्तान ने 27 में से 14 नकात पर नुमाया पेशरफ्त दिखाई है। FATF क्या फैसला करेगा, इस हवाले से अहम ऐलान जुम्मे को यानी 21 फरवरी को किया जाएगा। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। तवक्को जाहिर की जा रही है कि अहम पेशरफ्त होगी, तो क्या पाकिस्तान के इक़दाम से दुनिया मुतमईन है। पाकिस्तान का नाम अगर ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, जाहिर है पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी अच्छी खबर होगी। द न्यूज़ के रिपोर्टर मेहताब हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। मेहताब साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपकी स्टोरी भी शाया हुई। ये तवक्को की जाए अच्छी खबर आ सकती है, खुद हुकूमत इस वक्त पर उम्मीद है। देखें, कम से कम इस बारे में तो वो टाइट लिप्ड है और मैंने, आपको पता है स्टोरी के अंदर भी लिखा है कि जब उससे मैंने रब्ता किया तो वो कह रहे थे कि ये कॉन्फिडेंशियल है और जब तक इसका आउटकम नहीं आता इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो है वो कम से कम कंफर्म की जा सकती है कि पाकिस्तान के जो ब्लैक लिस्ट होने के हवाले से ख़तरात थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और अब 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये है कि कोई मुल्क करारदाद पेश करे और पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट से निकाल के वाइट लिस्ट में शामिल कर दिया जाए, या ये है कि फॉर एक्सटेंडेड पीरियड 3 to 6 मंथ्स के लिए मज़ीद जो है वो ये कहा जाए कि पाकिस्तान ने चूँकि पेशरफ्त तो की है लेकिन अभी कुछ पॉइंट्स बाकी रहते हैं, तो शायद 3 से 6 माह के लिए मज़ीद जो है वो ग्रे लिस्ट के अंदर जो है वो रखा जाए। लेकिन कम से कम इस बात के कोई चांसेस नहीं है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए।
मतलब और ज़ाहिर है बड़ी अहम पेशरफ पाकिस्तान की तरफ से की गई, क्योंकि पिछली दफ़ा जो लैंग्वेज का इस्तेमाल था और बहुत ज़्यादा कंसर्न्स पैदा हो रहे थे, मगर 5 के मुकाबले में 14 नुकात पर अमल करना, फिर दुनिया का सराहना, एक मस्बत पाकिस्तान की तरफ से इकदाम किए गए और दुनिया सराह भी रही है। देखें, टोटल 27 एक्शन प्लान था, जिसके लिए जो लास्ट मीटिंग थी उसमें 5 पॉइंट्स पे पाकिस्तान को जो है फुली कंप्लाइंट करार दे दिया था। इस दफ़ा जो बीजिंग में उनकी ज्वाइंट ग्रुप की मीटिंग हुई और उसके बाद जो रिपोर्ट पाकिस्तान को भिजवाई गई और उसके साथ साथ FATF को भी जो प्लीनरी मीटिंग है उसके सामने रखी गई है, उसमें मज़ीद 9 जो नुकात हैं उनमें पाकिस्तान को जो है वो फुली कंप्लाइंट करार दे दिया है। तो इस तरह जो 14 पॉइंट्स हैं आउट ऑफ 27 उनमें पाकिस्तान जो है वो कंप्लाइंट हो चुका है। और इसमें में आप देख लें कि जितने भी शोबे हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, मतलब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, FMU है, FBR का करेंसी स्मगलिंग के हवाले से है, या SCCP है, तमाम शोबों में जो है जो रेगुलेटरी बॉडीज़ और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उन सब ने मिलकर जो है वो इसके ऊपर काम किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो है वो 14 पॉइंट्स पे कंप्लाइंट करार दे दिया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ इसके साथ साथ अभी हमें मज़ीद भी काम करने की ज़रूरत है, और इसमें जो बाकी पॉइंट्स हैं उसमें भी जो है वो पाकिस्तान ने ये नहीं कि उस पर कुछ नहीं किया, लेकिन उस पर कुछ पॉइंट्स पे पार्शली कंप्लाइंट है और कुछ पे जो है वो प्रोग्रेस नहीं हुई। तो अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस मोमेंटम को बरकरार रखा जाए और कोशिश की जाए कि तमाम चीज़ों पे जो है वो पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी सूरत में सामने आए कि जहाँ पे इंडिया को मुकम्मल तौर पर जो है वो शिकस्त हो। बहुत शुक्रिया। मैं मेहताब हैदर तफसीलात बता रहे थे। हुकूमत भी इस वक्त मस्बत नताइज की तवक्को भी कर रही है, मगर मोहतात रवैया भी अपनाए हुए है। मगर अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने कार्रवाई की और दुनिया उसका एतराफ़ भी कर रही है। जो बेंचमार्क थे, जो क्राइटेरियाज थे, उसमें अब पाकिस्तान ज़्यादा में इस वक्त 14 हैं जिसमें पाकिस्तान को की पेशरफ्त को माना गया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सिंध के शहर मेहराबपुर में सीनियर सहाफ़ी अजीज़ मेमन की लाश गुज़िश्ता रोज़ नहर से मिली। अजीज़ मेमन 35 साल से शोबा सहाफ़त से वाबस्ता थे। सहाफ़ी का कत्ल किसने किया, इस कत्ल के पीछे कौन लोग मुलविस हैं, इस हवाले से तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई हैं। मगर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने आज कौमी असम्बली में कहा कि सहाफ़ी के कत्ल की तहकीकात वफाकी इदारे या फिर पार्लिमानी कमेटी करे, क्योंकि सहाफ़ी अजीज़ मेमन ने अपनी मौत से पहले सिंध की हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ामात लगाए थे। मेरी रिक्वेस्ट ये है, इसके ऊपर या तो ऐवान की कमेटी बना दें जो इस सारे मामले को देखे, क्योंकि देखें वो एक्यूज कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट को कि वो उनका डाइंग स्टेटमेंट है, अमूमी हालात तो नहीं है ये। सो या कोई वफाकी एजेंसी इसको इन्वेस्टिगेट करे या आप ऐवान का जो है वो एक ज्वाइंट कमेटी बनाए जो आपकी पावर है, और इसके मुताबिक या गवर्नमेंट को ऑर्डर करे कि इसकी तहकीकात करे। असेंबली में फवाद चौधरी के इस मुतालबे पर जवाब देते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि सहाफ़ी की जो हिफाजत है वो पुलिस की जिम्मेदारी थी। उन्होंने जो मामला चल रहा है सिंध हुकूमत का और पुलिस का और IG पुलिस का, उस पर ये सारी जिम्मेदारी भी डाल दी कि जिसकी वजह से ये मामला हो रहे हैं। क्या कह रहे थे दादी? सहाफ़ी भाई ने IG को दरखास्त दी, SP को दरखास्त दी, इन्होंने उसको नजरअंदाज किया। इसके लिए आप कहते हैं सिंध गवर्नमेंट के ऊपर एक JIT बनाकर तमाशा बनाया जाए। मैं समझता हूँ ये सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ बात होगी, और जो पहले IG ना बदल कर मैं समझता हूँ सूबाई खुद मुख्तारी को तहस नहस करने की साजिश की गई है। मकतूल सहाफ़ी की शोहरत गुज़िश्ता साल बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ट्रेन मार्च की कवरेज के दौरान उस वक्त हुई जब उन्होंने ट्रेन मार्च में 200 रुपये लेकर आने वाली ख़वातीन जियालों की स्टोरी की थी, जिसके बाद मकतूल सहाफ़ी अजीज़ मेमन को धमकियां मिल रही थी, जिसका इजहार मकतूल ने कई बार किया भी था। इस हवाले से मकतूल सहाफ़ी ने मकामी SSP तारिक विलायत और मेंबर कौमी असम्बली सैयद अबरार शाह के खिलाफ इस्लामाबाद में धरना भी दिया था और तहफ़्फ़ुज़ की अपील की थी, और उनका एक वीडियो पैगाम भी सामने आया था जिसमें वो अपनी ज़िंदगी के हवाले से लाहक खदशात का जिक्र कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध वाक़े का नोटिस ले चुके हैं। सहाफ़ी अजीज़ मेमन के कैमरामैन को पुलिस गुज़िश्ता रात हिरासत में ले चुकी है। सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से सहाफ़ी अजीज़ मेमन के कत्ल में मुलविस मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया है, और ये अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी जिम्मेदारी है कि इसकी तहकीकात हों, मुंतकी अंजाम तक पहुँचे, अवाम के सामने इसके सारे के सारे हक़ाइक़ सामने आएँ, क्योंकि फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान सहाफ़ियों को धमकियों का मिलना कोई नई बात नहीं है। उन्हें अपने पेशा वराना फ़राइज़ की अदायगी के दौरान दबाव का सामना अक्सर रहता है, धमकियाँ दी जाती हैं, डराया जाता है, हिरासा किया जाता है, और वो बाज ना आए तो जान से भी मार दिया जाता है। हकीकत क्या है, सहाफ़ी का कातिल कौन है,
तहकीकात जल्द होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ज़ाती तौर पर इस बात को यकीनी बनाना चाहिए, हकीकत आवाम के सामने आनी चाहिए। तहकीकात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब इस पर यह बात करना कि फ़लाँ की ज़िम्मेदारी थी, फ़लाँ की ज़िम्मेदारी थी, या फिर सूबाई खुद मुख्तारी का मामला है, इससे काम नहीं चलेगा। सहाफ़ी के जो कत्ल की तहकीकात हैं उसकी सारे हक़ाइक़ मंज़र आम पर आने चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।